जरा सोचें एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे बचपन में अछूत समझा जाता था, लेकिन वही शख्स बड़ा होकर 1 अरब से ज्यादा लोगों के हुकूक का आइन लिखता है। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने नाइंसाफी को सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जद्दोजहद का खुलासा है। एक 3 नुकाती एजेंडा। पहला, इल्म हासिल करो, यानी उसे अपनी ताकत बनाओ। दूसरा, उस ताकत से अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद करो। और तीसरा, मुत्तहिद होकर इस जिद्दोजहद को एक बड़ी तहरीक में बदल दो। यही वो 3 सुतून थे जिन पर उनके पूरे सफर की इमारत खड़ी है। अच्छा, तो पहले ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस माहौल में आंख खोली थी। ये छुआछूत का वो सदियों पुराना निजाम था जहां इंसान की कद्र उसके काम से नहीं बल्कि सिर्फ उसकी पैदाइश से होती थी। एक ऐसा निजाम जिसने पूरे मुआशरे को जातों में बांट रखा था और एक बहुत बड़े तबके को नापाक समझा जाता था। जरा तसव्वुर कीजिए इस बच्चे का जो इल्म हासिल करने के लिए स्कूल तो जाता है, लेकिन उसे बाकी बच्चों से अलग फर्श पर एक टाट की बोरी पर बिठाया जाता है और छुट्टी के बाद वो बोरी भी उसे खुद उठाकर घर ले जानी पड़ती थी ताकि वो जगह नापाक ना हो जाए। ये वो रोज़ाना की तज़लील थी जो उनके जहन में गहराई तक उतर गई। और बात सिर्फ बैठने तक ही नहीं थी। सोचिए, पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी जात की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वो खुद नल को छू भी नहीं सकते थे। अगर स्कूल का चपरासी होता तो वो दूर से उनके हाथों में पानी डाल देता, वरना उन्हें सारा दिन प्यासा ही रहना पड़ता। ये उस निजाम की बेरहमी की बस एक छोटी सी झलक थी। और सबसे हैरानकुन बात तो ये थी कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां लेने के बाद भी ये दाग उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जब वो अमेरिका और बरतानिया से पढ़कर वापस आए और बड़ौदा रियासत में एक बड़े ओहदे पर काम करने लगे, तब भी कोई उन्हें किराए पर घर देने को तैयार नहीं था। इस वाकया ने उन पर यह बात बिल्कुल साफ कर दी कि असल लड़ाई जहालत से नहीं बल्कि जहनों में बैठे तास्सुब से है। तो सवाल ये था कि इस गहरी नाइंसाफी का मुकाबला आखिर क्या कैसे किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जवाब ढूंढा इल्म में। उनके लिए तालीम सिर्फ डिग्रियां हासिल करना नहीं था, नहीं, बल्कि ये वो हथियार थे जिनसे वो इस हजारों साल पुराने निजाम की दीवारें गिराना चाहते थे। बम्बई, फिर न्यूयॉर्क और फिर लंदन, इन्होंने दुनिया के बेहतरीन इदारों से कानून, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का इल्म हासिल किया। इनकी हर एक डिग्री दरअसल इनके तरकश में एक नया तीर था और इन सब का निशाना सिर्फ एक था, समाजी इंसाफ और एक ऐसे माशरे का क़याम जहां सब बराबर हों। तो अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने इस सारे इल्म और काबिलियत को इस पुराने निज़ाम को ख़त्म करने और एक नए आज़ाद हिंदुस्तान की बुनियाद रखने के लिए कैसे इस्तेमाल किया। और यहाँ तारीख का एक कमाल देखिए। वो शख्स जिसे कानूनों ने पानी पीने और साथ बैठने का हक तक नहीं दिया था, आज उसी शख्स को एक पूरे मुल्क का आइन यानी उसका सबसे बड़ा कानून लिखने की जिम्मेदारी दी जा रही थी। ये वाकई इंसाफ का एक नाकाबिले यकीन लम्हा था। और उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने आइन में ऐसी चीजें शामिल की जो सब कुछ बदल देने वाली थीं, जैसे कानून के सामने सबकी बराबरी, जात, मजहब, नस्ल या जिन्स की बुनियाद पर हर किस्म के भेदभाव पर पाबंदी, और सबसे बढ़कर आर्टिकल 17 के जरिए छुआछूत को हमेशा के लिए एक जुर्म करार दे दिया। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये एक नए समाजी निजाम की बुनियाद रखी जा रही थी। अच्छा, जात पात के खात्मे पर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी का नजरिया थोड़ा मुख्तलिफ था। गांधी जी इसे एक समाजी बुराई समझते थे और उनका ख्याल था कि इसे दिलों को बदलकर खत्म किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समाजी बराबरी सियासी ताकत के बगैर मुमकिन ही नहीं है। उनके ख्याल में जब तक दबे हुए तबकों को सियासी नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, उनकी हालत कभी नहीं सुधर सकती। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की बराबरी की जंग सिर्फ जात पात तक ही महदूद नहीं थी। उनकी जद्दोजहद का एक और बहुत अहम पहलू था जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो था ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बाइख्तियार बनाना। इस मकसद के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया। ये अपने वक्त से बहुत आगे का एक इनकलाबी कदम था। इस बिल का मकसद था ख़वातीन को शादी, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलात में मर्दों के बराबर हुकूक देना। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर खुद कहते थे कि मैं किसी भी मुआशरे की तरक्की का पैमाना इस बात से नापता हूं कि वहां की ख़वातीन ने कितनी तरक्की की है। लेकिन जब क़दामत पसंद सोच की वजह से ये बिल पार्लियामेंट में पास ना हो सका, तो उन्होंने अपने उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया।
انہوں نے ہندوستان کے پہلے وزیر قانون کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ جس حکومت میں خواتین کو انصاف نہ ملے وہ اس کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ اور ان کا ویژن صرف سماجی حقوق تک محدود نہیں تھا، وہ ایک مکمل معاشی نظام کا خاکہ بھی رکھتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ سماجی انصاف معاشی انصاف کے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ اسی لیے انہوں نے مزدوروں کے حقوق، زمین کی منصفانہ تقسیم اور بڑی صنعتوں پر ریاست کے کنٹرول کی بات کی، تاکہ دولت صرف چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو کر نہ رہ جائے۔ اپنی زندگی کے آخری دور میں ڈاکٹر امبیڈکر نے ذات پات کے نظام پر ایک ایسا وار کیا جو قانون کی کتابوں سے بھی زیادہ گہرا اور ذاتی نوعیت کا تھا۔ آخر کار انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جس مذہب میں انہیں برابری کا درجہ نہیں مل سکتا اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، اور اسی لیے 1956 میں انہوں نے اپنے لاکھوں پیروکاروں کے ساتھ بدھ مت قبول کر لیا۔ دیکھیے، یہ صرف مذہب کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ذات پات پر بنے پورے سماجی ڈھانچے کو مکمل طور پر رد کرنے کا ایک بہت بڑا اور طاقتور اعلان تھا۔ یہ قول دراصل ان کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ ان کا پیغام بالکل صاف تھا کہ صرف ووٹ ڈالنے کا حق دے دینا کافی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ملک اس وقت تک حقیقی معنوں میں جمہوری نہیں ہو سکتا جب تک اس کے شہریوں کے درمیان سماجی اور معاشی برابری نہ ہو۔ اور یہی بات ہمیں اس آخری سوال پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کی سماجی جمہوریت کے لیے یہ ساری جدوجہد آج کے معاشروں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ جمہوریت کا سفر صرف سیاسی ادارے بنانے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے معاشرے کے ہر ایک فرد کی عزت اور سب کے لیے برابر مواقع کو یقینی بنانا سب سے ضروری ہے۔